अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का लेसन नंबर 34, पर्सनालिटी चेंज टू अनदर मेडिकल कंडीशन। तो लेसन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वोमेंट सब कर दिया करें। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। अच्छा, तो पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, इसमें क्या कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन इज अ परसिस्टेंट पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस। एक पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस है दैट इज जज ड्यू टू द डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ मेडिकल सब्सटेंस। ये किसी मेडिकल सब्सटेंस की वजह से आता है, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई और फिजिकल इफेक्ट होते हैं, किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई भी उसको बीमारी होती है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाती हैं, तो ये होता है। ठीक है, अब इसके डायग्नोज करने का तरीका क्या है कि जो इंसान होता है, जो कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसका प्रीवियस जो उसकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो वैसी नहीं थी। पहले वो किसी और तरह का था, अब उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। एंड इसमें नोट देख लेते हैं क्या। इन चिल्ड्रन द डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व्स अ मार्क्ड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंट और अ सिग्निफिकेंट चेंज इन चाइल्ड्स यूजुअल बिहेवियर पैटर्न लास्टिंग एट लीस्ट 1 ईयर। आगे पॉइंट बी देख लेते हैं कि कह रहे हैं कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ये एविडेंस मिला है लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की, कि जो डिस्टर्बेंस है वो डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल होता है, क्योंकि किसी भी अदर जो कि मेडिकल कंडीशन होता है उसी का रिजल्ट होता है। तो वो बंदे की जो पर्सनालिटी होती है थोड़ी सी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग आ जाती हैं, और ये किसी और मेंटल कंडीशन की उससे तो नहीं, इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल कंडीशन। कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। द डिस्टर्बेंस कोई डिलीरियम के कोर्स में तो नहीं है आ रहा कोई सिग्निफिकेंट। और ये जो है ना, फिर ये जब आपकी पर्सनैलिटी एकदम से जब चेंज हो जाती है, फिर वो आपके सोशल लाइफ में, आपके ऑक्यूपेशनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रेस पैदा करता है। अब एटियोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब ये कहाँ से निकला है। कह रहे हैं कि जो क्लिनिशियंस हैं उसके जो सिम्टम्स हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के, have learned about much about the, कह रहे हैं कि सिम्टम्स तो काफ़ी पता चल गए हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, लेकिन उसका कोई सक्सेसफुल, वो उनको सक्सेसफुल नहीं रहे, कोई किस वजह से हुई, इनको कॉज सही से नहीं पता चला, अभी इस बारे में सक्सेसफुल नहीं रहे। आगे है, और वो दे ओरिजिन ऑफ दीज डिसऑर्डर इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी टू डिफरेंट थियरिस्ट, के हर एक जो है ना डिसऑर्डर की ओरिजिन जो है ना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से निकले है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि निकालना कि कॉज क्या हो सकता है किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। They find it difficult to explain personality disorder. Example, theorists belonging to behavioristic school of thought do not believe in personality. अब जो है ना ये मिड टर्म्स में एग्जाम क्वेश्चंस आए थे बिहेवियरिस्टिक के, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कैसे कहते हैं, आगे फिर फ्रॉडियंस के कैसे कहते हैं। तो ये जो है ना आप ज़रा देख लीजिएगा, बड़े इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं वो पर्सनैलिटी पे बिलीव ही नहीं करते थे, रादर दे बिलीव इन बिहेवियर, वो बिहेवियर पे बिलीव करते थे। तो ये इस तरह की चीज़ें ना, वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं एग्जाम्स में। दैट इट गेट्स चेंज इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट वी लिव इन। कह रहे हैं कि जो बिहेवियर है, जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे वो पर्सनैलिटी पे बिलीव नहीं करते थे, वो बिहेवियर पे बिलीव करते थे, और कहते थे बिहेवियर जो है ना वो इन्वायरमेंट के साथ साथ, जब हम जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे होते हैं उसके साथ साथ वो चेंज हो जाता है। आगे है, ट्रेडिशनल थिंकिंग होल्ड्स डिसफंक्शनल अर्ली इन्वायरमेंट्स दैट प्रिवेंट्स द एवोल्यूशन ऑफ अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ परसेप्शन, रिस्पॉन्स एंड डिफेंस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। कि जो हमारा किसी भी सोचने, किसी भी चीज़ का के ऊपर कोई भी परसेप्शन होता है, कोई भी रिस्पॉन्स होता है किसी भी सर्टन सिचुएशन में, और डिफेंस जो लीड्स होते हैं वो इस तरह के हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को लाते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं नॉर्मेलिटीज में बी सीन इन द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेरियंटल लोब्स। अब ये जो है ना, आपने ये इसमें से एमसीक्यूज वगैरह ज़रूर आएंगे, तो आपने ये शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो ये ज़रा अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये एज एन बायो के टर्म्स भी हैं इसमें। अच्छा,
फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेरियंटल लोब्स, ये एमसीक्यू आ सकता है। इफ़ देयर आर एनी स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस होते हैं लोब्स में तो फिर एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। द एबनॉर्मलिटीज़ में बी कॉज्ड बाय पेरियंटल इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकती है, कोई जेनेटिक्स की वजह से भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आगे है MAO, डिमिनिश्ड मोनो एमाइन ऑक्सीडाइज। तो ये एब्रिवेशन याद कर लिए। एन एंजाइम, एक एंजाइम है इन्वॉल्व इन द डिग्रेशन प्रोसेस फॉर वेरियस मोनो एंजाइम रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स एंड गेलिया सेल्स, कि ये डिग्रेशन प्रोसेस में होते हैं जो कि न्यूरॉन्स और गेलिया सेल्स ने इसको रिलीज़ किया होता है। एंड इम्बैलेंसेस, जो कि फिर इम्बैलेंस करता है सीरोटोनिन लेवल्स को, और ऑल्सो कनेक्टेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि सीरोटोनिन लेवल्स होते हैं वो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कनेक्टेड होते हैं। However, the relationships of anatomy, receptors, and neurotransmitters to personality disorders are purely speculative at this point. जेनेटिक फैक्टर्स कह रहे हैं कि कोई क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं है इस मामले में, लेकिन जो फर्स्ट डिग्री जो कि बायोलॉजिकल रिलेटिव्स होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो उनको उनके फिर आगे नस्लों को हो सकता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का चांस है। जेनेटिक फैक्टर्स कह रहे हैं कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रांगली सपोर्टेड है इसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। किसमें? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जेनेटिक्स बड़ा इनका रोल होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। एडॉप्शन स्टडीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने रिवील किया कि हायर देन नॉर्मल प्रेवलेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर इन एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स विद APD एंड सब्सटेंस एब्यूज़। ठीक है, जो एडॉप्शन स्टडीज़ में उनको पता चला है कि जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जिनको APD और सब्सटेंस एब्यूज़ की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर का आने का वो खदशा है। न्यूरोब्रेन केमिस्ट्री भी होती है और न्यूरोब्रेन केमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। कह रहे सेरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन हो जाती है इन द सेप्टो हाइपोकैम्पल सिस्टम। अच्छा, ये याद कर लें, ये ऐसे जो लव्स होते हैं प्लीज़ याद कर लीजिएगा, और मैं अगर एब्रीविएशन अगर उनकी गलत एब्रीविएट करनी प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिएगा। सेरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन, सेरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन होती है, किस में होती है? सेप्टो हाइपोकैम्पल सिस्टम में, कि वो भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में करता है, इसमें डिसरेगुलेशन हो जाए। डेवलपमेंट और एबनॉर्मलिटी, डेवलपमेंट में ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं किसमें? प्री फ्रंटल ब्रेन सिस्टम में और रिड्यूस एटोनॉमिक एक्टिविटी में, तो फिर भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी की। लो अराउजल, पुअर फियर कंडीशनिंग एंड डिसीजन मेकिंग डिफिशिट्स डिस्क्राइब इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आगे है आ रहा है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। साइको सोशल फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जी दोनों में। ठीक है, अब जो कि कह रहे हैं कि जो पीपल विद BPD मतलब कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनको हिस्ट्री में रिपोर्ट किया गया है कि उनको हिस्ट्री ऑफ पेरेंटल सेपरेशन, उनके माँ बाप की जो है ना सेपरेशन हुई हुई है, कोई डिवोर्स हुई हुई है, जिसकी वजह से उनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या उनको बचपन में कोई वर्बल अब्यूज़ या सेक्शुअल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ कोई किया गया हो, तो फिर उनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है। और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर अगर मूड डिसऑर्डर हो तो फिर आगे बच्चों में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। Biological factors such as abnormal monoaminergic functioning, monoaminergic functioning में abnormality हो, and prefrontal neuropsychological dysfunction, इसमें इन दोनों में भी abnormalities हो तो फिर भी borderline personality disorder हो सकता है। आगे है etiology of histrionic personality disorder। जेनेटिक फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स देख लेते हैं आप क्या है। कह रहे हैं कि जो वेरी लिटल रिसर्च एविडेंस टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जो पहले ओरिजिनली ये जो है ना वॉज डेवलप टू एक्सप्लेन केसेस ऑफ हिस्टीरिया, ये लिखा हुआ है। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट साइकोडायनामिक थियरिस्ट
continue to have a strong interest in histrionic personality disorder. तो ये साइकोडायनामिक जो थीरिस्ट थे उनको बड़ा इसमें वो था, इंटरेस्ट था हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, और उन्होंने ही पहले ये जो है ना डेवलप किया था, क्योंकि वो पहले केसेस ऑफ हिस्टीरिया को देख रहे थे। और साइकोएनालिटिक थीरीज जो थी इंक्रिमिनेट सेडक्टिव एंड जो साइको एनालिटिक थीरीज थी वो सेडक्टिव को इंक्रिमिनेट करती थी, और जो अथॉरिटेरियन थी एंड अथॉरिटेरियन एटीट्यूड्स बाय फादर ऑफ दीज पेशेंट्स, जो कि इन पेशेंट्स के जो बाप जैसे बिहेव करते थे वो उसमें भी देखा गया। जो कि ज़्यादातर साइकोडायनामिक थीरिस्ट थे बिलीव करते थे कि दैट एज चिल्ड्रन पीपल विद दिस डिसऑर्डर हैड कोल्ड एंड कंट्रोलिंग पेरेंट्स, कि जब वो बच्चे होते थे जो कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, जब वो बच्चे थे तो उनके जो माँ बाप थे बड़े कोई कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा उनको अकेला छोड़ देते, मतलब कि प्यार नहीं करते थे, इस तरह सख्त होते थे वो माँ बाप, तो उनको हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुए। द चाइल्ड लर्न टू बिहेव ड्रामेटिकली, तो बच्चा जो है ना ड्रामेटिकली बड़ा बिहेव करता है, अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन पाना चाहता है, वो इसमें हमने पढ़ा था ना। आगे है हिस्ट्री ऑफ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें कोई बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं आते, लेकिन थीरिस्ट मोर देन अदर हैव थियराइज्ड अबाउट नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड दे गेन प्रपोज दैट द प्रॉब्लम्स बिगिन विद कोल्ड रिजेक्टिंग पेरेंट्स, के जो माँ बाप होते हैं वो कोल्ड होते हैं, बड़े रिजेक्टिंग होते हैं, उनको इतनी केयर नहीं करते। और फिर वो क्या करते हैं, दे आर्ग्यू दैट सम पीपल विद दिस बैकग्राउंड स्पेंड देयर लाइव्स डिफेंडिंग अगेंस्ट फीलिंग अनसेटिस्फाइड, तो अपनी जो ज़िंदगी को वो ऐसे ही गुजार देते हैं कि अनसेटिस्फाई होते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, अनवर्दी फील करते हैं, शेम्ड फील करते हैं एंड वेरी ऑफ द वर्ड, और अपने आप को यही बताते रहते हैं कि मैं जो हूँ परफेक्ट हूँ, डिज़ायरेबल हूँ, और एडमिरेशन दूसरों से जो है ना अप्रेजल की तरफ, तवज्जो की तरफ जो है ना कि हर कोई मेरी तारीफ़ करे, इसकी तरफ उनका बड़ा रुझान होता है कि मेरी तारीफ़ की जाए। हत्ता कि वो सो नार्सिसम फंक्शंस एज ए डिफेंस, तो जो नार्सिसम है ये फंक्शन है इसका एज ए डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट अवेयरनेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। उनको पता होता है कि मेरी लो सेल्फ इस्टीम है, ये समझते हैं, लेकिन लोगों से अप्रेजल, उनको अप्रेजल की तलाश होती है। कुछ जो है ना साइकोडायनामिक मॉडल्स में ये बताया गया है कि ये इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव मिररिंग ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो उसको पॉजिटिवली अप्रेज नहीं किया जाता और निगलेक्ट किया जाता है और डांटा फूटा जाता है बस हर वक्त, तो इसीलिए वो ऐसे हो जाते हैं। या तो एक वो अब बड़े बंदे को बड़ा आइडियलाइज करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं बड़ों के, तो वो फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। आगे है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है कुछ एनजाइटी डिसऑर्डर आते हैं, और या कुछ अर्ली ट्रॉमास होते हैं, कंटिन्यूड फियर्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, या बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है। कह रहे हैं कि कोई रिसर्च क्लियरली टाई नहीं किया गया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एनजाइटी डिसऑर्डर से। So people with extreme traits of introversion and neuroticism are more likely to develop, जो कि जो लोग इंट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म का शिकार होते हैं वो ज़्यादातर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट जो कि हमने पढ़ा था कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, केयर की बड़ी उनको चाहता, अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दूसरों से कहते हैं कि हमारी केयर करें, अपने सेपरेशन का भी इनको बड़ा वो दुख सा लगा रहता है। तो ये होते हैं फोकस मेनली ऑन द जर्नल फीलिंग्स ऑफ शेम, और इनको शेम का बड़ा डर होता है और इनसिक्योरिटी का। आगे क्या है, ये इन अटैचमेंट से जो है ना बड़े कि अगर कोई हमें छोड़ दे तो उसके बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, क्लिंजी, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो बचपन में उनके पेरेंट बड़े क्लिंजी से होते हैं, बड़े उनको सीने से लगा के रखते हैं, बड़ा हाँ मेरा बेटा ये वो इस तरह करके ना करते हैं। अच्छा आगे आ रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब आ रहा है मोस्ट मॉडेस्ट एविडेंस पॉइंट्स टूवर्ड्स द हेरिटेबिलिटी ऑफ दिस डिसऑर्डर। हेरिटेबिलिटी ऑफ दिस डिसऑर्डर, फ्रॉइडियन theorist suggests that the people with OCPD are anal retentive। anal retentive होते हैं क्योंकि बचपन में उनकी बड़ी हार्श जो है ना टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग द एनल स्टेज दे बिकम फिल्ड विद एंगर, तो वो एंगर से बहुत ज़्यादा उनको उनके अंदर गुस्सा आ जाता है और वो इसी स्टेज पे जो है ना फिक्स हो जाते हैं एनल स्टेज पे।
तो अपनी एंगर को कंट्रोल में रखने के लिए दे परसिस्टेंटली रेजिस्ट बोथ देयर एंगर एंड देयर इंस्टिंक्ट्स टू हैव बाउल मूवमेंट्स. In turn they become extremely orderly and restrained, क्योंकि वो उनका मैंने पढ़ा था बहुत ज़्यादा ऑर्डरली होते हैं, इतने ऑर्डर में रहना पसंद करते हैं कि अपनी जो मेन एक्टिविटी होती है उसको छोड़ देते हैं. तो ये जब बचपन में उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बड़ी सख्त किस्म की होती है, तो वो उसी स्टेज में जो है ना एनल स्टेज में ही रह जाते हैं. ये कौन कहता था? फ्रॉइडियन कहते थे. आगे साइकोडायनामिक थियरी सजेस्ट कहते हैं कि वो कहते हैं कि अर्ली जो कि पेरेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े कंट्रोल करते हैं बच्चों पे, and independence may ignite the aggressive impulses at the root of the personality disorder. और जो psychodynamically these patients are viewed as needing control as a defense against shame or powerless. तो ये था आज का लेक्चर. थोड़ा सा मैंने लंबा किया क्योंकि एक एक पॉइंट जो था ना ऊपर जो थीरी थे उनको एक्सप्लेन करना था, साइकोडायनामिक फ्रॉइडियन वगैरह, तो उनको आप ज़रूर अपने माइंड में रख लीजिएगा. जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और हर एक का ये याद कर लीजिएगा कि क्यों हुआ, क्यों एटियोलॉजी कहाँ से आई है, ये कहाँ से आए डिसऑर्डर्स. तो ये था आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.